जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों। तो चलिए आज हम फिर से अपने एक नए कंटेंट की ओर अग्रसर हैं। तो फिर से हम लोग आज जेटेट का एक नया कंटेंट लेकर आए हुए हैं। तो साथियों आज हम सभी फिर से एक कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो साथियों चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि आधा सेंटीमीटर जो दूरी है वो 125 किलोमीटर को डिनोट कर रहा है। तो आधा यानी कि हाफ सेंटीमीटर जो है वो 125 किलोमीटर को डिनोट कर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो वो 125 का डबल टाइम्स यानी 2 टाइम्स किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 250 किलोमीटर को डिनोट किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि 2000 किलोमीटर अगर दूरी होगी तो उसे सेंटीमीटर में हम लोग कितना डिनोट कर सकते हैं, मतलब मानचित्र पर उसे हम कितना डिनोट कर सकते हैं। तो सिंपल सा जो 1 सेंटीमीटर में डिस्टेंस कितना कवर कर किया जा रहा है 250 किलोमीटर। सो 2000 में कितना किया जाएगा? तो 2000 किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे हम लोग 250 किलोमीटर से, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा आपको और ये बता दिया जाएगा। तो 25 अट्ठे जो होता है आपका 200 होता है, मतलब 8 सेंटीमीटर जो डिनोट करिएगा आप मानचित्र पर वो आपको दिखाया जाएगा क्या? 2000 किलोमीटर को डिनोट किया जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न में हैं। साथियों बताया जा रहा है कि 84 के वो सभी आपको धनात्मक गुणनखंडों का योग बताना है जो कि 7 के गुणनखंड होते हैं। तो 84 का जो गुणनखंड होता है वो क्या क्या होता है? देखिए आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 हो जाएंगे, 7, इसके बाद आपका आ जाएगा 14, देखिए इसमें 12 भी आ जाएगा, फिर हो जाएगा 14, 21, 28, फिर आ जाएगा 42 और उसके बाद 84 आ जाएगा। अब पूछा जा रहा है इसमें कि 7 का गुणज कौन कौन है? 7 का गुणज हमें निकालना है। तो 7 का गुणज जो है वो है आपका 7 ही एक है, 14, उसके बाद 21, 28, 42 और 84। इन सबों का योगफल पूछा जा रहा है, यानी सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो वही हमारा आंसर इसमें से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा योगफल इसका? 4, 2, 6, 8, 14, 1, 15 और 4, 19 और 7, 26 हो गया। 26 का 6 हासिल 2, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 और 2 16, 2 18 और 1 19, 196 दोस्तों। तो 196 ऑप्शन डी हो गया करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्था करने के लिए कहा। तो इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है दोस्तों? यानी जो अध्यापक हैं वो कक्षा 4 के छात्रों को कितने टाइल्स दिए? तो 36 टाइल दिए। अब इसको क्या कहा जा रहा है कि सभी संभव आयतों में व्यवस्था करना है, यानी इसका जो फैक्टर होगा वो क्या क्या हो सकता है? 1 गुना 36 हो सकता है, 2 गुना 18 हो सकता है, 3 गुना 12 हो सकता है, 4 गुना अगर कहें तो 9 हो सकता है और 6 गुना 6 भी हो सकता है दोस्तों। यानी कि ये आयत ये संभव है। देख रहे हैं इस सब का गुणनफल जो होगा वो 36 होता है। तो इसमें से हमें क्या सीखने को मिलता है और क्या सीखने को नहीं मिलता है? तो देख रहे हैं ऑप्शन से मिलाएंगे इसे। तो देख रहे हैं कि गुणनखंड हमने यहाँ पर देखा, गुणनखंड भी इसमें सीखने को मिल जा रहा है, गुणनफल भी सीखने को मिल जा रहा है।
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो ये भी सीखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयतन, आयतन में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, इसलिए आयतन को यहाँ पर सीखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए इस संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आयतन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? हमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की, कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो ऑप्शन में पूछा जा रहा है संरक्षण, पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखन। तो देखिए, जो हम लोग यहाँ पर संख्या की समझ अगर करते हैं तो अंक लिखने के आधार पे तो करते हैं, काउंटिंग के आधार पर भी करते हैं, और सीरिएशन यानी पंक्तिबद्धता उसको हम लोग सीरीज वाई में करते हैं, तो ये भी होता है। लेकिन एक संरक्षण जो होता है दोस्तों, ये नहीं होगा। ऑप्शन ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करे तो करके समर्थ है, करने में समर्थ है, संपन्न करने में समर्थ है, करने में समर्थ है, तो वह किस अवस्था में है, ये बताना है। यदि एक विद्यार्थी जो है वो भिन्नों, दशमलव और पूर्णांकों को अगर वो चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में अगर समर्थ है, तो वह किस अवस्था में है? मतलब ये सभी, अगर भिन्न का भी या पूर्णांक का या दशमलव संख्याओं का, वो चारों आधारभूत संक्रियाएं हमारा कौन कौन होता है? तो एक प्लस होता है, माइनस होता है, और डिवाइड और मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये चारों संक्रियाएं पर अगर वो काम कर पा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह संक्रियात्मक अवस्था में है दोस्तों। मतलब वो उपादान नहीं कहा जाएगा, विभाजनात्मक नहीं कहा जाएगा, और यहाँ पर धनात्मक नहीं, परिणात्मक होगा दोस्तों। तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, आज इतने ही क्वेश्चन पर हम लोग इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू।